बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है लास्ट होप आपको डायरेटिक्स के हवाले से जो डिस्कशन किया था वो समझ में आ गया होगा। आप भी जो ये नया जो डिस्कशन है वो हमारी आप टाइटल देख सकते हैं। जो नेक्स्ट ग्रुप है जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा डायरेटिक्स के बाद बहुत कॉमनली यूज होने वाली ड्रग है, वो है ड्रग्स दैट आर ऑल्टरिंग सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। नाउ व्हाट इज अ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम? इसके हवाले से हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। वैसे तो आपने ऑब्वियसली हर जगह पे पढ़ा ही होगा कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के हवाले से हम बात करते हैं तो हम सबसे पहले बात करते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है जी, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है हमारे सोमैटिक नर्वस सिस्टम के साथ साथ एक अलहदा से सिस्टम है जो वो तमाम उन ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, उन एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है जो हमारे वॉलंटरी कंट्रोल के बाहर होती हैं। ठीक है जी, तो एएनएस के अंदर फिर आपके पास आ जाते हैं दो सब डिविजन हैं। एक कहलाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा कहलाता है पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अच्छा, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसको अगर अभी हम थोड़ा सा सिर्फ जो रिवीजन कर रहे हैं तो जो पहली चीज है वो है कि फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म जो है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम देखता है, और पैरासिम्पैथेटिक जो देखता है वो देखता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट। यानी आप जब बिल्कुल आराम से हैं, कोई जल्दी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो आपका जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो टेक ओवर करता है। जबकि अगर आप परेशानी में हैं, किसी भी किस्म के टेंशन में हैं, आपकी बॉडी जो है या आप खुद किसी टेंशन वाले माहौल के अंदर हैं, तो उस टाइम पे आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपको कंट्रोल करता है। और फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो इंडिविजुअली के जो न्यूरोनल कंट्रोल है उसके अलावा आपके हार्मोनल जो कंट्रोल है वो भी देखता है। वो किस तरह से देखता है कि जी न्यूरोनल तो नर्व से जितनी भी जो सिंपैथेटिक आउटफ्लो है वो आपकी जितनी भी नर्व्स हैं, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की नर्व्स हैं, वहां से सिंपैथेटिक आउटफ्लो होता है। ठीक है जी, लेकिन इसके अलावा क्या होता है कि आपके एड्रीनल मेड्यूला के अंदर जो सेल्स होते हैं वो रिलीज करते हैं हार्मोन के फॉर्म में एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन, जो कि इसका भी जो पावरफुल न्यूरोट्रांसमीटर है। तो यहाँ से भी हार्मोन के तौर पे भी रिलीज होता है क्या, एपिनेफ्रीन एंड नॉरएपिनेफ्रीन। अब जब दोनों जगह से रिलीज होता है तो आपकी बॉडी के अंदर, क्योंकि हम बात करते हैं जब न्यूरोट्रांसमीटर्स की, तो फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड का जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर का रोल होता है। तो उसकी वजह से न्यूरोट्रांसमीटर तो जल्दी खत्म हो जाएंगे। तो जो अगर लॉन्ग लिव इफेक्ट चाहिए और आपकी बॉडी जो है वो ज्यादा देर तक स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहने वाली है, तो आपका जो सिंपैथेटिक सर्ज है वो कैसे कंट्रोल हो, उसके लिए अल्लाह ताला ने हमारे पास मैकेनिज्म रखा है कि एड्रीनल ग्लैंड से हार्मोन के फॉर्म में रिलीज होता है। क्योंकि फेयर इनफ कि जो हार्मोनल जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है फार मोर ग्रेटर एज कंपेयर टू द न्यूरोट्रांसमीटर इफेक्ट। तो हार्मोन आता है और इस पूरी कंडीशन को एड्रीनल सर्ज कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपकी बॉडी में डिफरेंट जगहों पे जाके काम करता है, लेकिन उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो आउटफ्लो कैसे होता है उसका। तो उसका जो आउटफ्लो है वो है थोरैको लंबर, यानी ब्रेन से लेके नीचे सेक्रल जो इतनी भी जो नर्व यूनिट्स हैं उन सबको अगर जमा करें तो जो न्यूरॉन्स निकलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कवरेज के तौर पे, वो आपके थोरैक्स जो थोरैसिक स्पाइनल पार्ट है वहां से और लंबर पार्ट से निकलते हैं, पहली चीज। अब जब ये वो जहाँ जाके वहां पे अपने जो टारगेट है वहां पे जब ये जाके ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे इनके पास फिर जो रिसेप्टर्स हैं, जो सिंपैथेटिक रिसेप्टर्स हैं, वो अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स कहलाते हैं।
in addition to almost all the body parts of the या all the autonomic organs of the body, जो एक बहुत important चीज़ है वो ये है कि आपका जो sympathetic nervous system है वो heart के हवाले से काफ़ी ज़्यादा काम करता है। अगर आप नोट करें कि कोई भी emergency situation होती है तो अच्छा, अब उसमें स्ट्रेसफुल कंडीशन में आपके पास गुड स्ट्रेस भी आ सकता है कि आपको एक्साइटमेंट है या किसी किस्म का कोई खौफ है या किसी किस्म का कोई गम है, व्हाटएवर जो भी चीज होती है जो कि आपको स्ट्रेस दे रही होती है, जिसमें फाइट करना होता है या फ्लाइट, यानी कि आप या तो लड़ेंगे या भाग जाएंगे, वो वाली कंडीशन अगर हो, तो उन तमाम में अगर आपने एक चीज नोट की हो तो वो ये है कि आप का चेहरा जो है वो सुर्ख हो जाता है, हार्ट की बीट तेज हो जाती है और बहुत सारे और इन एडिशन उसके साथ इफेक्ट्स आते हैं। लेकिन ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम अगर देखें तो हार्ट रेट बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम बात करें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की, तो उसका अच्छा खासा फेयर शेयर है कि हमारे हार्ट की एक्टिविटीज़ को स्टिमुलेट करने में या डीस्टिमुलेट करने में। अच्छा, अब हमें जैसे कि मालूम है कि हार्ट की जो जो कॉन्ट्रैक्शन है वो बेसिकली डिपेंड कर रही है पेसमेकर के ऊपर। तो हाउ ये एक सवाल आएगा कि हाउ द ऑटोनॉमिक सिस्टम इज बेसिकली कंट्रोलिंग द हार्ट इफ पेसमेकर इज रेगुलेटिंग द हार्ट रेट। तो उसका क्या है कि पूरा जो रिमेनिंग हार्ट है, जो अगर आप पेसमेकर को छोड़ के जो बाकी हार्ट है अगर उसको देखें तो दैट होल हार्ट इज इनसेंसिटिव टू दी न्यूरोनल सप्लाई ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द पेसमेकर व्हिच इज द एसए नोड, इट इज वेरी मच रिस्पॉन्सिव टू द इनपुट्स कमिंग फ्रॉम द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से जब इनपुट आता है तो आपका जो हार्ट है वो तेजी से धड़कता है, क्योंकि ऐसे नोड जो है वो पेस बढ़ा देता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब आता है तो आपका हार्ट जो है वो एक नॉर्मल बीट के ऊपर, जो आपका जो नॉर्मल आपकी जो हार्ट रेट है जो कि 72 बीट पर मिनट है, फेयरली उसके अराउंड रहता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से, क्योंकि उसकी बेस पर जो है वो आपका जो ऐसे नोड है वो अपने पेस को नॉर्मलाइज रखता है। हाइपो की तरफ यूजुअली नहीं जा रहा होता, वो कभी जो नॉर्मेलिटीज हैं या जो बीमारी है उसकी कहानी हो सकती है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो हार्ट को जो है वो डिजीज कंडीशन में बहुत ही ज्यादा स्लो रेट पर ले जाता है, ऐसा नहीं हो रहा होता। इट्स बेसिकली मेंटेनिंग द नॉर्मल पेस ऑफ द हार्ट। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अच्छा नहीं, इससे पहले आपको नहीं, यही पहले बताती हूँ। ये एक जो एक चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि देयर इज अ न्यूक्लियस इन द मेड्यूला, या एक पार्ट है मेड्यूला का विच इज नोन एज रोस्ट्रोवेंट्रोलेटरल मेड्यूला, RVLM कहलाता है। अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें इसमें जो कैपेबिलिटी है इसमें कैपेबिलिटी क्या है कि ये जो है वो सिंपैथेटिक नर्व एक्टिविटी जो है उसको बढ़ाता है। ठीक है जी, बेसिकली मेड्यूला का पार्ट है और इसका काम क्या है कि ये सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ाता है थ्रू इट्स C1 रिसेप्टर्स। ठीक है जी, थ्रू इट्स C1 रिसेप्टर्स यहाँ पे ये जो एक्टिविटी है ये बढ़ती है। C1 एक्टिविटी जो है वो किस तरह से बढ़ती है, वो इस तरह से बढ़ती है कि बेसिकली C1 रिसेप्टर्स को इनपुट मिलता है ब्रेन के डिफरेंट एरियाज और वो ब्रेन के डिफरेंट एरियाज भी हैं और ब्रेन के बाहर के भी जो डिफरेंट कनेक्शंस हैं जहाँ से रोस्ट्रल वेंट्रोलेटरल मेडुला को इनपुट्स मिल रहे होते हैं, जिनमें आपके पास आ जाती हैं कैरोटिड बॉडीज, ठीक है जी, हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई एंड रेस्पिरेटरी एरियाज ऑफ द ब्रेन। और इन एडिशन टू दैट अगर पैथोलॉजिकल कंडीशंस की बात की जाए जो कि रोस्ट्रल वेंट्रोमीडियल मेड्यूला को वेंट्रोलेटरल मेड्यूला को एक्टिवेट कर रहे होते हैं, उसमें आ जाता है इन्फ्लेमेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड रिड्यूस ब्लड सप्लाई। अच्छा अब रिड्यूस ब्लड सप्लाई में क्या होता है कि जो मेड्यूला होता है उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है वो बढ़ जाता है और उस पार्शियल प्रेशर के बढ़ने के नतीजे में जो है वो एक नॉर्मल मैकेनिज्म है, बॉडी ट्रेन है इस काम के लिए कि किसी भी टाइम पे अगर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बढ़ता है तो दैट मीन्स इट इज मार्क्ड एज हाइपोक्सिया।
बॉडी के लिए ये इमरजेंसी और अलार्मिंग सिचुएशन है, एंड ऑटोमेटिकली दैट थिंग लीड्स टू द मेंटेनेंस ऑफ द ब्लड प्रेशर। अब ये जो ब्लड प्रेशर का मेंटेनेंस है वो वही पूरा तरीका है कि जी एक्टिवेशन हो गई, ब्रेन ने एक्टिवेट कर दिया, सिंपैथेटिक आउटफ्लो बढ़ गया, और उस सिंपैथेटिक आउटफ्लो के नतीजे में हार्ट रेट बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और जो है वो ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस पूरा हो जाएगा। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है ये बेसिकली फ्री रेडिकल इंजरी है, जो कि यूजुअली बॉडी के अंदर जो एक मैकेनिज्म है जिसमें हमको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत ज्यादा मिल रहा होता है, वो कहलाती है रीपरफ्यूजन इंजरी। ये एक वीडियो है इसके हवाले से, मैं आपको इसको जो है वो फाइनल जो एंड है आपका जो एंड स्क्रीन के ऊपर टैग कर दूंगी, अगर चाहें तो रीपरफ्यूजन इंजरी और हाइपोक्सिया के हवाले से जो लेक्चर्स हैं आप चाहें तो देख सकते हैं। जस्ट फॉर योर नॉलेज, इट वुड बी नॉट इंक्लूडेड इन द एग्जामिनेशन बट इट इज पार्ट ऑफ द, आगे आपने जाके पढ़ना ही है वैसे भी। तो खैर, तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो दोनों चीजें यूजुअली जो हैं वो यही है कि या तो हाइपोक्सिया हो गया है या हाइपोक्सिया होने के बाद दोबारा से ब्लड सप्लाई हुई है जिसके नतीजे में ऑक्सीजन के रेडिकल्स बन गए हैं और वो बॉडी के अंदर इंजरी कर रहे हैं। दोनों जो कंडीशंस हैं वो काफी डिटीरियोरेटिंग होती हैं बॉडी के लिए, और उस चीज को ओवरकम करने के लिए आपका जो एक जो फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है वो ये है कि जी हार्ट का जो मतलब रेट है वो बढ़ा दिया जाए ताकि पर मिनट जो ब्लड है वो ज्यादा पंप हो सके, ताकि जो टॉक्सिन्स हैं उनको रिमूव किया जा सके। बार बार ब्लड तेजी से घूमेगा तो टॉक्सिन के रिमूव होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये एक नॉर्मल मैकेनिज्म है जो बॉडी का जो फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है कि बॉडी को किसी भी किस्म के इंजूरियस एजेंट से किस तरह से बचाया जा सके मैक्सिमम तौर पे। तो अब उन तमाम कंडीशंस में होता है क्या है कि जी रोस्ट्रल वेंट्रोलेटरल मेडुला जो है वो क्या करता है, इस तमाम के नतीजे में सिंपैथेटिक आउटफ्लो को बढ़ा देता है, सिंपैथेटिक नर्व एक्टिविटी बढ़ती है, एसएनए एलिवेट होती है। ठीक है, अब ये जैसे कि इन तमाम कंडीशंस में जैसा हमने मेंशन किया इनमें तो होती है, उसके नतीजे में जो जो एक्टिविटी और जो जो कंडीशंस हैं जिनमें ये बढ़ती है वो है हाइपरटेंशन। ठीक है जी, उसमें मजीद बढ़ जाती है। हाई ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया इसके अंदर बहुत बढ़ती है। अच्छा, ये क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल आपको लंग में ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर हुआ है और सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, तो कभी कभी होता है कि जो वो लोग जिनको क्रॉनिक रेस्पिरेटरी ट्रबल होता है वो रात में हाइपोक्सिया उनको कंडीशन हो जाती है और वो सोते के ही अंदर जो है वो उनकी ऑक्सीजनेशन जो है वो बहुत कम हो जाती है, तो वो ब्रेन डैमेज कर सकती है। ऐसी कंडीशन जो है उसके अंदर भी अगेन वो वही वाला मसला है कि ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो रही है तो कॉम्पनसेटरी हाइपर वेंटिलेशन होती है या हार्ट रेट बढ़ जाता है यानी टैकीकार्डिया होता है, सो दैट अगेन ब्लड तेजी से मूव करे और जो जितना अमाउंट ऑक्सीजनेट हो पाए उतना अच्छा है ताकि जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको ऑक्सीजनेशन हो सके। सबसे ज्यादा जो कंडीशन एक्टिविटी होती है वो कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में होती है, क्योंकि कार्डियक फेलियर जो है बेसिकली वो बॉडी की जो ऑक्सीजन डिमांड्स पूरी नहीं कर पा रहा हार्ट की उसके हवाले से। हालांकि ऑक्सीजन डिमांड बॉडी की हार्ट पूरी करता ही नहीं है, बेसिकली वो काम लंग्स का है, लेकिन हार्ट क्या कर रहा होता है कि उस ब्लड को जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको पंप कर रहा होता है टुवर्ड्स द बॉडी। तो जब बॉडी को ऑक्सीजनेशन नहीं मिल रही होती है और जिस ये तमाम जो मैकेनिज्म्स हैं वो तेज होते हैं तो हार्ट ओवरवर्क करना शुरू कर देता है, जिसके नतीजे में हार्ट की साइज भी बढ़ जाती है और हार्ट की जो फंक्शनैलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। ऐसी सूरत के अंदर ऑब्वियस सी बात है कि चूंकि वैसी ही प्रॉब्लम हो रही है तो हार्ट रेट और ज्यादा बढ़ेगा, हार्ट रेट मतलब सॉरी ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा और हार्ट फेलियर में हार्ट रेट भी बढ़ेगा। और उसके अलावा क्या होगा, इन एडिशन टू दीज टू थिंग्स, जब हार्ट ज्यादा काम कर रहा होता है तो हार्ट की अपनी ऑक्सीजन जो रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ जाती है। वो तमाम चीजों को हिंडर करना जरूरी है जो कि हम आगे पढ़ेंगे कि हम ये चीज पढ़ क्यों रहे। अच्छा, उसके बाद फिर आपको जो एक और चीज मैंने बतानी है उसके लिए लेट मी शेयर अ स्लाइड फर्स्ट, फिर मैं आपको बताती हूँ। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के हवाले से एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें पता होनी चाहिए, वो ये है कि आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो आपके बेसिकली जो हार्ट है या जो ब्लड वेसल्स हैं जो कि मेजर टारगेट है। इस वक्त हम हाइपरटेंशन की बात करें, मैं आगे इधर उधर किसी भी चीज की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ हाइपरटेंशन के हवाले से बात कर रही हूँ। तो जब हम हाइपरटेंशन की बात करते हैं तो हमारे पास दो ही टारगेट होते हैं जिनको बेसिकली हमें देखना होता है, वन इज हार्ट एंड द अदर वन इज ब्लड वेसल्स। सो जब हम हार्ट की बात करते हैं
तो ठीक है जी, तो जब हम हार्ट की बात करते हैं तो हार्ट में जो सिंपैथेटिक जो रिसेप्टर्स हैं जो मौजूद हैं वो है बीटा 1 एंड बीटा 2 रिसेप्टर्स। ठीक है जी, अब इनका काम क्या है, बेसिकली कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो रहा है यानी कि the unit amount of blood, sorry, the amount of blood expelled from the heart in a unit time is known as cardiac output। तो उसको इंक्रीज करता है। ऐसे नोट के ऊपर जो इसका इफेक्ट है वो ये है कि जी हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। एट्रियल जो कार्डियक मसल्स हैं, जब हम एट्रिया की बात करें यानी अपर चेंबर की बात करें, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो सिंसिशियाज हैं, एक एट्रियल मस्कुलर सिंसिशियम है और दूसरा जो है वो वेंट्रिकुलर मस्कुलर सिंसिशियम है। तो एट्रियल मस्कुलर सिंसिशियम जो है उसकी हम आप बात करें, उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी को ये इनहेंस कर रहा है। वेंट्रिकुलर मसल्स में अगेन कॉन्ट्रैक्टिलिटी और जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है उसको ये इंक्रीज कर रहा है। एवी नोड पे आके एवी नोड की कंडक्शन इंक्रीज होती है और कार्डियक मसल्स की ऑटोमेटिसिटी जो है वो इंक्रीज होती है। यानी एवी नोड से जो 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 सिग्नल्स हैं जिनको आगे परकिंजी फाइबर्स तक जाना है उसकी जो स्पीड है उसको भी ये मॉडिफाई करता है और स्पीड अप करता है। ठीक है जी, अब इसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास ब्लड वेसल्स आती हैं, तो ब्लड वेसल्स के अंदर क्या करता है, यूजुअली अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स की अगर हम बात करें तो कुछ जगहों पे जो बीटा रिसेप्टर है वो डायलेशन का काम, अच्छा यहाँ पे ब्लड वेसल्स में आप देख लें कि यूजुअली क्या होता है, अगर हम पीछे जाएं तो जहां जहां पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो इंक्रीज कर रहा होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो डिक्रीज कर रहा होता है। ठीक है जी, उसके मुकाबले में जहां पे अल्फा और बीटा, अल्फा 1 और बीटा 2 रिसेप्टर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाते हैं एज फार एज ब्लड वेसल्स आर कंसर्न। और वजह उसकी क्या है देख सकते हैं आप कि यूजुअली यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक का जो सप्लाई है वो मौजूद नहीं है। इस वजह से यूजुअली जो है वो जो एक दूसरे का जो ऑपोजिट इफेक्ट है वो आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर्स ही कर रहे होते हैं। वैस्कुलर स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन अल्फा 1 से हो रही है। ठीक है जी, रीनल आर्टरी में अल्फा 1 से हो रही है, कंस्ट्रिक्शन हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, इसका मतलब वैस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ गई, ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा ये। ठीक है जी, अच्छा उसके बाद फिर कोरोनरी आर्टरीज जो हैं उसके अंदर कंस्ट्रिक्शन हो रही है, अगेन प्रेशर बढ़ेगा। आर्टरीज ऑफ विसरा में कंस्ट्रिक्शन हो रही है अल्फा रिसेप्टर से, स्किन में अल्फा रिसेप्टर कंस्ट्रिक्शन करा रहे हैं, ब्रेन में अल्फा रिसेप्टर कंस्ट्रिक्शन करा रहे हैं। बाकी हमारे इस वक्त काम की चीजें नहीं है, मतलब ऑल टुगेदर ब्लड वेसल्स की अगर हम बात करते हैं तो जो अल्फा रिसेप्टर्स हैं और स्पेसिफिकली अल्फा 1 रिसेप्टर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्शंस करा रहे होते हैं यानी पेरिफेरल रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे होते हैं। और उसके मुकाबले में जो बीटा 2 रिसेप्टर्स होते हैं वो रिलैक्सेशन का काम कर रहे होते हैं आमतौर पे मेजरली रिलैक्सेशन का काम कर रहे होते हैं। अब हमारे पास दो चीजें हो गई, अगर आप नोट करें पीछे वापस जाएं तो अगर हम ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं तो कार्डियक आउटपुट बढ़ रहा है। ठीक है जी, कार्डियक आउटपुट बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ब्लड का वॉल्यूम जो ब्लड वेसल्स के अंदर जा रहा है वो ज्यादा है। जब वो ज्यादा है तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो उस प्रेशर भी वेसल वॉल पे ज्यादा डालेगा। जब वेसल वॉल पे प्रेशर डालेगा तो वेसल्स जो हैं वो स्ट्रेच भी ज्यादा होंगी। जब स्ट्रेच होंगी तो रिकॉइल करके अपना फुल पावर देंगी। वजह क्या है उसकी कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में वेसल्स जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो रही हैं, तो वो फुल पावर से जब कंस्ट्रिक्ट होंगी तो ऑल टुगेदर वॉल्यूम भी ज्यादा, कंस्ट्रिक्शन भी ज्यादा, दैट विल अल्टीमेटली इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। ठीक है जी, इसी तरह से ऐसे नोट से हार्ट रेट बढ़ रहा है, हार्ट रेट बढ़ रहा है यानी कि अमाउंट जो है, मतलब जो हार्ट की जो स्पीड है वो भी बढ़ रही है। अच्छा, ब्लड प्रेशर के साथ अगर हार्ट रेट भी बढ़ रहा है तो वो पेशेंट के लिए काफी तकलीफदेह हो जाता है, क्योंकि हार्ट रेट बढ़ने का मतलब है कि हार्ट में प्रॉपर फिलिंग नहीं हो रही। अब वो जो प्रॉपर फिलिंग नहीं हो रही है तो इसका मतलब जो है वो उसके नतीजे में क्या होगा कि कॉम्पनसेटरी जो है वो दोबारा मजीद सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन आएगी ताकि कार्डियक आउटपुट भी बढ़ सके। वो काफी सारे जो है वो मसाइल खड़े हो जाते हैं। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए अब हमने जो करना है वो क्या करना है कि हमने जो है वो अब से फॉर एग्जांपल ये तमाम जो इंटरेक्शंस हुए उसके नतीजे में पेशेंट जो है उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। अब हमें क्या करना है, इंपॉर्टेंट चीज ये है देखने वाली। ठीक है जी, तो उसको हमें क्या करना है कि हमको जो है ब्लड प्रेशर को गिराना है। पहली जो चीज हम देख चुके हैं वो ये है कि आपको जो ब्लड प्रेशर बढ़ाना है इसमें अगर आप देखें पीछे तो ये ड्रग क्या कह रही है कि ड्रग्स दैट आर ऑल्टरिंग सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है जी, तो ड्रग्स दैट आर ऑल्टरिंग सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इस ग्रुप में हमारे पास जो ड्रग्स आ जाती हैं वो मैं आपको कलर चेंज कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन ना हो। ड्रग्स जो कि हम काम कर रहे होते हैं वो के सेंट्रल सिंपैथेटिक जोन पर काम कर रहे होते हैं। सिंपैथेटिक एरिया क्या है,
जो भी हमने अभी बात की, रोस्ट्रल क्या था, रोस्ट्रल वेंट्रोलेटरल मेड्यूला। ठीक है जी, ये सेंट्रल सिंपैथेटिक एरिया हो गया। यहाँ पे कुछ ड्रग्स काम करती हैं ताकि जो सिंपैथेटिक सर्ज बढ़ रहा है उसको कम किया जा सके। दूसरा जो ड्रग्स हैं वो हैं अल्फा ब्लॉकर्स। अब आपको बहुत क्लियरली अंदाजा हो रहा होगा कि अल्फा ब्लॉकर्स हैं। हमने क्या बात की अभी कि अल्फा के जो रिसेप्टर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा रहे हैं, कंस्ट्रिक्शन, वेजो कंस्ट्रिक्शन कर रहे हैं। तो अल्फा ब्लॉकर्स क्या करेंगे, ऑब्वियसली वेजोडाइलेशन, जो मेजर इफेक्ट है वो वेजोडाइलेशन का। वेजोडाइलेशन होने से क्या होगा, से फॉर एग्जांपल ये एक ब्लड वेसल है, ठीक है, और वेजो कंस्ट्रिक्शन के नतीजे में ये ब्लड वेसल की वॉल यहाँ पर आ गई है, यानी दिस इज द चेंज बिकॉज ऑफ द वेजो कंस्ट्रिक्शन। अब ये जो, अगर अब इसका ये जो पुराना वाला जो डायमीटर है उसके मुकाबले में जो नया वाला डायमीटर है उसमें देखें खासा फर्क है। तो ऑब्वियसली अगर जो ब्लड का जो प्रेशर से फॉर एग्जांपल इतने डायमीटर में आ रहा होगा, वो इतने डायमीटर में ऑब्वियसली वो बढ़ जाएगा, क्योंकि कम ब्लड जाएगा। आपको मालूम है कि यूजुअली क्या होता है कि अगर से फॉर एग्जांपल आपका एक बड़ी जगह है, वहां से एक छोटा सा चैनल निकल रहा हो, तो आपने नोट किया होगा कि वो पानी जो बहुत बड़े एरिया में बहुत स्मूथली बह रहा होता है, वो उस चैनल में घुसते ही जो उसके अंदर जो है वो वर्लपूल्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो वर्लपूल्स क्यों बन रहे हैं, क्योंकि उस जगह पे प्रेशर एकदम से राइज हो गया है। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे भी एग्जैक्टली यही होता है कि अगर आपकी जो वेसल वॉल है वो अच्छी खासी बड़ी थी और ये मतलब इतने डायमीटर की थी, और अब वो इतने डायमीटर की हो गई, तो जब इस पतले चैनल से जब ब्लड गुजरेगा तो ऑब्वियसली उसके अंदर वर्लपूल्स बनेंगे। वर्लपूल्स तो ब्लड के अंदर हमारे नहीं बनते हैं, लेकिन बेसिकली प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है जी, तो वो जो चीज है उसको अगर आप कम करना चाह रहे हैं, उस प्रेशर को कम करना चाह रहे हैं, तो व्हाट यू हैव टू डू, योर टारगेट इज दैट यू हैव टू अगेन डिक्रीज the diameter of the vessel so that blood can again be flowing through the relaxed kind of a channel. तो उसके लिए आपको वेजोडाइलेशन की जरूरत है, और वो आपके अल्फा ब्लॉकर्स कर रहे होते हैं। थर्ड आपके पास आता है बीटा ब्लॉकर्स। ठीक है जी, बीटा ब्लॉकर्स का काम क्या है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि बीटा ब्लॉकर्स बेसिकली बीटा जो रिसेप्टर्स हैं वो बेसिकली हार्ट के मसल्स के ऊपर, एसओ नोड के ऊपर और कार्डिक आउटपुट के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है कि बीटा ब्लॉकर अगर ये काम कर रहे हैं, हमने जैसे बात की कि अगर कार्डिक आउटपुट बढ़ रहा है तो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, हार्ट रेट बढ़ रहा है तो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है जी, अच्छा, अगर एट्रियल मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ रही है, अगेन उससे भी प्रेशर बढ़ेगा। वेंट्रिकुलर मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन बढ़ रही है, ऑब्वियसली उसके नतीजे में लार्ज वेसल्स के अंदर ज्यादा अमाउंट जाएगा ब्लड का, तो ऑब्वियसली बात है उससे प्रेशर बढ़ेगा। सो बेसिकली हम इन तमाम एक्टिविटीज को अगर स्लो डाउन कर रहे हैं तो फिर आपका जो ब्लड प्रेशर है वो फॉल करेगा। सो बेसिकली बीटा ब्लॉकर्स आपके जो है हार्ट को रिलैक्स करने का काम करते हैं, रिलैक्सेस हार्ट। ठीक है जी, अच्छा, ये देयर इज येट अनदर रिजीम जिसके अंदर आप जो है वो क्या कर रहे होते हैं कि जो ये जो ग्रुप 2 और 3 की जो ड्रग्स हैं उनको कंबाइन करके, यानी कंबाइंड अल्फा एंड बीटा ब्लॉकेज करवा रहे होते हैं ताकि ब्लड प्रेशर जो है वो अच्छी तरह से कंट्रोल हो सके। दिस इज द बेसिक जो है ओवरव्यू जो मैंने आपको दिया है। आगे चलते हैं इसमें। जैसे मैंने आपको बताया कि बीटा ब्लॉकर्स, अल्फा ब्लॉकर्स एंड सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स हैं जिनको हम बेसिकली इसमें इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, इनका काम क्या है कि ये बेसिकली प्रिडिक्टिव फंक्शनल एंड हेमोडायनामिक इफेक्ट्स हैं। सेंट्रल एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स आर पर्टिकुलरली अट्रैक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ एसेंशियल हाइपरटेंशन। एसेंशियल हाइपरटेंशन का जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी कॉज के बगैर हाइपरटेंशन हुआ है, या जिसको हम प्राइमरी हाइपरटेंशन भी कहते हैं, तो उसमें यूजुअली हम जो है वो ट्रीटमेंट इस तरह की करें तो ज्यादा फायदा करता है। Alpha adrenergic receptors in the CNS reduces the peripheral sympathetic activity और vasodilation करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। हाँ, इनके एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं कि ब्रेडिकार्डिया, सिडेशन एंड माउथ ड्राइनेस वगैरह ये आपको मिल रही होती है। सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स जो आपके पास दो आ रही हैं, एक है क्लोनिडीन और दूसरी है मोक्सोनिडीन। ठीक है जी, क्लोनिडीन is considered at present as a mixed agonist that stimulates alpha 2 adrenergic receptors and I1 receptors। अच्छा जी, ये I1 जो receptors हैं वो basically क्या हैं, these are, सॉरी पीछे चला गया ये,
These are imidazoline रिसेप्टर्स। ठीक है जी। अब ये जो रिसेप्टर्स हैं ये स्पेसिफिकली इन रिसेप्टर्स पे बाइंड करने के लिए जो दो कंपाउंड्स अभी मौजूद हैं वो इमिडाजोलिन डेरिवेटिव्स हैं, जो कि क्लोनिडीन है और मोक्सोनिडीन है। ठीक है जी। अच्छा, जो दूसरी जगह पे काम है उसको तो छोड़ दें, लेकिन क्लोनिडीन बेसिकली कर क्या रहा है कि रिड्यूसेस ब्लड प्रेशर विद पोस्चुरल एंड एक्सरसाइज रिलेटेड ड्रॉप, ये आता है। अच्छा, बेसिकली ये जो हैं वो जो रिसेप्टर्स हैं वो दो तीन तरह की रिसेप्टर सब टाइप्स हैं इनकी इमिडाजोलिन रिसेप्टर्स की, I1, I2 एंड I3। लेकिन बेसिकली जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से जो रिलेटेड हैं रिसेप्टर वो I1 है, और उसका काम क्या है बेसिकली कि वो ब्लड प्रेशर लोअर करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के आउटफ्लो को रोक के। सेंट्रली कहाँ पे काम करता है? रोस्ट्रल वेंट्रोलेटरल मेड्यूला के अंदर जो सिंपैथेटिक आउटफ्लो जा रहा है ये उसको रोकता है, जिसके नतीजे में जो रिजल्टेंट ब्लड प्रेशर राइज था वो फॉल करता है। ठीक है, यानी ये मेडुला में जाके डायरेक्ट ड्रग काम करती है। ठीक है। अच्छा, जो रिसेप्टर है वो काम कैसे करता है? जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है। ठीक है, और इनहिबिशन का काम करवा रहा होता है। मोक्सोनिडीन सिलेक्टिव I1 रिसेप्टर एगोनिस्ट है। इसका काम क्या है कि जी एड ऑन थेरेपी के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा होता है रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन के पेशेंट्स के अंदर। ठीक है जी। और बोथ एजेंट्स आर यूज्ड टू डिक्रीज ओवरऑल सिंपैथेटिक ड्राइव, यानी ओवरऑल जो बॉडी की जो सिंपैथेटिक ड्राइव है जिसके नतीजे में बॉडी जो है वो हर वक्त स्ट्रेस में रहती है, ये उसको हेल्प आउट करता है और उसको डिक्रीज कर रहा होता है। जो सेकंड ग्रुप है आपका एंटी हाइपरटेंसिव का, यूजुअली अच्छा एक चीज और भी यहाँ पे कि ये ड्रग्स यूजुअली इंडिविजुअली नहीं स्टार्ट की जा रही होती हैं। पहले अगर आपने डायरेटिक का ट्रायल दे दिया, जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, तो अगर उसके बावजूद भी अगर ड्रग काम नहीं कर रही है और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो इनमें से कोई एक जो ड्रग है वो स्टार्ट कराई जाती है और उसके साथ डायरेटिक्स को एड ऑन पे रखा जाता है। क्योंकि अगेन जो सबसे बड़ा मसला है वो वाटर फ्लूइड ओवरलोड का है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा होता है, तो वो आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं, उसको साथ रखना पड़ रहा होता है। अल्फा 1 ब्लॉकर के हवाले से जब हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि तकरीबन तमाम की तमाम जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें अल्फा 1 रिसेप्टर्स मौजूद हैं और वेजो कंस्ट्रिक्शन करा रहे हैं। सो बेसिकली ये क्या कर रहा होता है कि अल्फा 1 ब्लॉकर जो है वो जाके स्पेसिफिकली उन रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड करता है और उनकी इनहिबिशन करवाता है। ये अचीव गोल करते हैं बाय इनहिबिशन ऑफ द स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ऑब्वियसली जब स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी तो वेजो कंस्ट्रिक्शन नहीं हो पाएगी, और जब वेजो कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी तो ब्लड प्रेशर जो है वो फॉल करेगा। दो कंडीशंस हैं जिनके अंदर यूजुअली अल्फा ब्लॉकर्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं। वन इज हाइपरटेंशन एंड द अदर वन इज बीपीएच। ये थोड़ा सा टाइपोग्राफिकल एरर है, यहाँ पे एच लगना रह गया है तो टाइपोग्राफिकल एरर आ गया है। तो हाइपरटेंशन और बीपीएच जो है यानी बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेसिया, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि ये क्या होता है। इट इज अ बिनाइन ट्यूमरल कंडीशन जिसमें प्रोस्टेट ग्लैंड के जो मसल्स होते हैं उनके अंदर ग्रोथ हो जाती है। मसल्स और जो ग्लैंडुलर पार्ट होता है उसमें, इसको हाइपरप्लेजिया कहते हैं। ठीक है जी। बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब आपको जैसे हम बता सकते हैं कि वी हैव नॉन सिलेक्टिव अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स। ठीक है जी, जो कि हाइपरटेंशन में इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे बताने की है कि जो अल्फा ब्लॉकर्स होते हैं उनकी दो टाइप्स हैं। एक है नॉन सिलेक्टिव, ठीक है, और दूसरी है सिलेक्टिव। अच्छा, हम यहाँ पे बात करें नॉन सिलेक्टिव की। नॉन सिलेक्टिव जो अल्फा ब्लॉकर्स हैं वो तमाम ब्लड वेसल्स को, ऑल ब्लड वेसल्स आर टेकन केयर ऑफ। ठीक है, यानी तकरीबन जो पूरी बॉडी की ब्लड वेसल्स हैं उनके ऊपर ये काम कर रहा होता है। जबकि हम सिलेक्टिव की जब बात करते हैं तो बेसिकली सिलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर्स जो हैं वो जो है वो सिर्फ आपका जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड की जो ब्लड वेसल्स हैं
उनको जाके ये उनके अंदर वो प्रेशर या जो भी उनके साथ जो रिलैक्सेशन डायलेशन करनी है, ये यूजुअली वो कर रहा होता है। ठीक है जी। तो अब आपको चूंकि हाइपरटेंशन को ट्रीट करना है, से फॉर एग्जांपल, तो हाइपरटेंशन ट्रीट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा नॉन सिलेक्टिव टाइप के ऊपर, क्योंकि हाइपरटेंशन प्लस प्रोस्टेट, ये यानी जो ऑल बॉडी ब्लड वेसल्स प्लस प्रोस्टेट वेसल्स को नॉन सिलेक्टिव ड्रग्स देख रही होती हैं। सिलेक्टिव ड्रग्स खाली प्रोस्टेट को देख रही होती हैं। तो अगर तो बीपीएच को ट्रीट करने के लिए आपने दवा देनी है तो आप सिलेक्टिव टाइप की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर आपको उसकी तरफ जाना है, यानी आपको हाइपरटेंशन को ट्रीट करना है, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दी अल्फा 1 ब्लॉकर्स विच आर ऑफ नॉन सिलेक्टिव टाइप। तो उसके अंदर आपके पास आ जाती है प्राजोसिन, जो कि मिनीप्रेस के नाम से मौजूद है, टेराजोसिन आ जाती है, हाइड्रिन के नाम से है, और डोक्सासोसिन आ जाती है जो कि कार्डियोरा के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। अच्छा, अब यहाँ पे इन ड्रग्स के साथ प्रॉब्लम जो है, जो असल में जो जिसकी वजह से इनकी जो यूज है वो थोड़ी सी लिमिटेड रहती है, वो इनके एडवर्स इफेक्ट्स हैं। ठीक है जी। इन एडवर्स इफेक्ट्स के नतीजे में जो है वो क्या होता है कि आपको ड्रग को बहुत कंट्रोल के साथ लेना पड़ रहा होता है, क्योंकि एक काफी ज्यादा इसके जो प्रॉब्लमेटिक किस्म के एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं, लाइक योर पोस्टूरल हाइपोटेंशन बहुत खतरनाक किस्म का हो सकता है। यानी किसी भी टाइम पे अगर पेशेंट जो है वो बैठे से खड़ा हुआ है या लेटे से बैठा है, तो जो एकदम से जो फॉल आता है, वजह उसकी ये है कि यूजुअली हम क्या कर रहे होते हैं, जब हम जैसे हमारा पोस्चर चेंज होता है, तो उसकी बेस पर आपका जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है या घटता है, तो आपकी वेसल्स फौरन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करके और आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर लेती हैं, जब अगर किसी भी किस्म का कोई मेडिकेशन नहीं लिया हुआ। लेकिन इन केस अगर आपने मेडिकेशन लिया हुआ है, तो और से फॉर एग्जांपल अल्फा ब्लॉकर लिया हुआ है जो कि नॉन सिलेक्टिव है, और उसने आपके ऊपर से लेके नीचे तक तमाम की तमाम जो ब्लड वेसल्स हैं उनको रिलैक्स कर रखा है, सो दैट कैन ब्लड प्रेशर कैन फॉल। तो उसमें ये होता है कि जब आप का पोस्चर चेंज होता है, तो उस पोस्चर चेंज होने के टाइम पे जो एकदम से जो वेजो कंस्ट्रिक्शन होके जो ब्लड प्रेशर की मेंटेनेंस है वो नहीं हो पाती। अब जब वो नहीं हो पाती है, तो क्या होता है कि वेसल्स तो फैली रहेगी ना, तो ब्लड फॉल करता है टुवर्ड्स द ग्रेविटेशनल पुल। ठीक है। तो अब वो जो ग्रेविटेशनल पुल की तरफ फॉल करता है, तो उसके नतीजे में क्या होता है कि आपका जो वेसल्स हैं वो फैली भी रह जाती हैं, और ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो पाता, तो ब्लड प्रेशर एकदम से गिरता है। ठीक है। अगर एट दैट टाइम आप ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, तो अगर नॉर्मल ब्लड प्रेशर मेंटेन हुआ है 120/80 के ऊपर, तो वो फॉल करेगा 90 या 80/70 या 60 के ऊपर चला जाएगा वो आराम से। ठीक है जी। तो ये एक मसला था। अच्छा, उसके नतीजे में क्या होता है, क्योंकि ये जो एकदम से फॉल होता है, तो अगेन ब्रेन की जो सप्लाई जो एक कंटिन्यूस चल रही होती है, क्योंकि ब्लड नीचे की तरफ जो ग्रेविटेशनल पुल की तरफ गिरता है, तो उसके नतीजे में क्या होता है कि जो ब्रेन है वहां से भी ब्लड जो है वो रोल बैक कर जाता है। और जो एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के लिए जब ब्रेन के अंदर जो है ब्लड सप्लाई कम होती है, तो उसके नतीजे में जो है वो एक थोड़ा सा, जैसे आप समझ लें कि वर्टाइगो की कंडीशन होती है कि आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है और एकदम से थोड़ी देर को चक्कर आते हैं। वो फौरन ही टेकन, दैट इज ऑब्वियसली रिफ्लेक्स एक्शन है आपकी बॉडी का, लेकिन वो अल्फा ब्लॉकर्स के होने के नतीजे में थोड़ा स्लो डाउन हुआ होता है, तो इसकी वजह से इनिशियल इफेक्ट आता है और फिर फौरन ही बॉडी जो है वो ठीक हो जाती है। लेकिन कभी कभार जो है ये पेशेंट्स के लिए काफी ज्यादा ट्रबलसम और अनोइंग हो सकता है। सो एक तो एडवर्स इफेक्ट जो है वो पोस्टूरल हाइपोटेंशन है। अच्छा, इसके अलावा डायरिया, जीआईटी की जो मोटिलिटी है उसका इंक्रीज होना, क्योंकि वेजो मतलब ये जो जीआईटी की मोटिलिटी है उसको ये स्लो डाउन रखता है सिंपैथेटिक सर्ज, तो सिंपैथेटिक इनहिबिशन के नतीजे में जीआई की मोटिलिटी बढ़ जाती है, वो भी एक तकलीफ दे प्रॉब्लम हो जाता है। सिडेशन बहुत ज्यादा होती है। पेशेंट को जो है वो काफी सारे मतलब ये तमाम चीजें होती हैं। तो इसके लिए इससे बचाने का जो तरीका है वो ये कि पेशेंट को जो है वो पहले से बता दिया जाए पेशेंट को ये पहले से बता दिया जाए कि आपने अगर फॉर एग्जांपल उठना है तो आपने किस तरह से उठना है, कि जी फॉर एग्जांपल लेटे से अगर बैठे हैं तो आपने थोड़ा सा करवट लेके थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता करके उठना है, और फिर काफी देर तक बैठे रहना है। एकदम से खड़े नहीं हो जाना, जैसे लेट के फौरन खड़े नहीं होना है, आपको थोड़ा सा बैठना है ताकि आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा रेगुलेट हो जाए। और जब खड़े हों तो कुछ कोई चीज होनी चाहिए जिससे आप सहारा ले सकें, और फिर थोड़ी देर के बाद जब आप एकदम से ब्रेन क्लियर हो जाए,
तो फिर मूवमेंट शुरू करें। यूजुअली कहा जाता है अल्फा जो ड्रग्स हैं जिसमें से फॉर एग्जांपल आपके पास जैसे शुरू में गुआनिथिडीन थी, तो इसको अब अबैंडन कर दिया गया है क्योंकि इसका बहुत ही ट्रबलसम जो है वो एडवर्स इफेक्ट था। तो अब यहाँ पे जो है यूजुअली प्राजोसिन, टेराजोसिन और डोक्सासोसिन ही चल रही होती हैं ट्रीटमेंट के लिए। अच्छा, आगे चलते हैं इसके। तो बीटा ब्लॉकर्स हैं। बीटा ब्लॉकर्स के हवाले से जब हम बात करते हैं तो सिलेक्टिव और नॉन सिलेक्टिव अगर हैं तो हाइपोटेंसिव एक्टिविटी अगेन दोनों ड्रग्स की सिमिलर है। आप बीटा 1 सिलेक्टिव भी दे सकते हैं जो कि यूजुअली जो आपकी जो जनरल ब्लड वेसल्स हैं उन तमाम को ये कंट्रोल कर रहा होता है, और कुछ ऑर्गन्स को भी और जीआईटी को भी देख रही की ब्लड वेसल्स को भी देख रहा होता है। मतलब सॉरी, बीटा 1, आई एम सॉरी, बीटा ब्लड वेसल्स की नहीं, हम हार्ट के ऊपर जो इनकी जो रिसेप्टर्स हैं उनकी बात करें। सो बीटा 1 सिलेक्टिव एंड नॉन सिलेक्टिव जो बीटा ब्लॉकर्स हैं वो दोनों की हाइपोटेंसिव एक्टिविटी जो है वो, एंटी हाइपोटेंसिव एक्टिविटी जो है वो, सॉरी, हाइपोटेंसिव एक्टिविटी जो है वो काफी इफेक्टिव है। स्ट्रेस, स्मोकिंग से रिलेटेड अगर ब्लड प्रेशर हो रहा है ज्यादा, तो उसको नॉन सिलेक्टिव ब्लॉकर जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से कंट्रोल करती हैं एज कंपेयर टू द सिलेक्टिव वंस, क्योंकि बीटा 2 जो रिसेप्टर्स हैं उससे रिलेटेड जो वेजोडाइलेशन है वो नहीं होती, उसकी वजह से बचत हो जाती है। अच्छा जी, द इफेक्ट ऑफ दीज एजेंट्स ऑन कार्डियक सिंपैथेटिक फंक्शन आर मेनली रिलेटेड टू द नेट इंक्रीज इन द पैरासिम्पैथेटिक टोन। ठीक है जी, तो ये क्या कर रहे होते हैं कि जी अब जब आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो स्लो डाउन हो रहा है या किसी भी वजह से इनहिबिट हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली बॉडी में एक मैकेनिज्म है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और जो है वो यूजुअली क्या है, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट चल रहे होते हैं। अगर सिंपैथेटिक आउटफ्लो हो रहा है तो पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो नहीं होगा, लेकिन एट दैट टाइम व्हेन सिंपैथेटिक आउटफ्लो इज ब्लॉक्ड और डज नॉट एग्जिस्ट, फॉर एग्जाम्पल बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस, तो उस टाइम पे फिर आपका जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसकी जो टोन है वो बढ़ जाती है और वो अपनी एक्टिविटीज करवाना शुरू कर देता है। सो जो यहाँ पे यूजुअली जब हम बात करते हैं कि जी जो बीटा ब्लॉकर्स हैं उनका हार्ट के ऊपर जो सिंपैथेटिक इफेक्ट है, एंटी सिंपैथेटिक इफेक्ट है, वो क्या है? वो ये है कि जी एंटी सिंपैथेटिक इफेक्ट ये है कि जी बस सिंपैथेटिक आउटफ्लो जो है वो बंद कर दिया, ये सिंपैथेटिक इफेक्ट जो हार्ट के ऊपर आ रहा था वो स्लो डाउन हो गया, तो उसके नतीजे में पैरासिम्पैथेटिक टोन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो वो हार्ट के, जैसे कि हार्ट को रिलैक्स करना, कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज करना, हार्ट की जो 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 ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है उसको स्लो डाउन करना, वो तमाम चीजें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो कर रहा होता है, तो ये तमाम चीजें शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा एक और चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि अगर आपका जो बेसिकली जो हाइपरटेंशन हो रही होती है वो यूजुअली कब हो रही होती है? जब आपके जो बैरो रिसेप्टर्स हैं वो जो हार्ट है उस जो के अंदर जो जो ब्लड के अंदर जो प्रेशर आ रहा है वो अगर बहुत स्लो डाउन हो जाता है, तो उसके नतीजे में फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म से बैरो रिसेप्टर्स जो है वो हाइपरटेंशन कॉज करवाते हैं ताकि ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मलाइज हो सके। अच्छा, एक और भी चीज है कि जब कंटिन्यूसली ब्लड प्रेशर हायर साइड पे रहने लगता है तो उसकी जो है वो डिस्चार्ज थ्रेशोल्ड गिर जाता है और वो जो अपर लिमिट है उसको जो है वो अपना नॉर्मल लेवल तस्वर करना शुरू कर देता है। से फॉर एग्जांपल हम इस तरह से कह सकते हैं इसको कि जी बैरो रिसेप्टर्स पहले जो थे वो नॉर्मली सेट हैं 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी के ऊपर ना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंटिन्यूसली जो ब्लड प्रेशर है वो 130/85 आ जा रहा है। ठीक है जी, तो बैरो रिसेप्टर्स शुरू में तो रिस्पॉन्स करेंगे इस प्रेशर के ऊपर, लेकिन उसके बाद मैं स्लो डाउन में भी इसी तरह से, यानी कोई सा भी जो चेंज है ब्लड प्रेशर में, बैरो रिसेप्टर्स उस चेंज को मेंशन कर रहे होते हैं। अगर वो चेंज नहीं रहता, वो बार बार वही चीज रह जाती है, तो बैरो रिसेप्टर्स के साथ एडजस्ट हो जाते हैं और उसके नतीजे में रीसेट हो जाते हैं। ठीक है जी, से फॉर एग्जांपल 120/80 के बाद अगर ये ब्लड प्रेशर इतने पे मेंटेन हो गया तो बैरो रिसेप्टर रीसेट हो जाएंगे, इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे। लेकिन अगर 135/90 हो जाएगा तो फिर बैरो रिसेप्टर्स जो है रिस्पॉन्ड करना शुरू करेंगे। तो बीटा ब्लॉकर इस जो मैकेनिज्म है उसको जो है वो रेगुलेट करने में बीटा ब्लॉकर्स हेल्प कर रहे होते हैं।
अल्फा एंड बीटा ब्लॉकेज की जो कॉम्बिनेशन है वो इफेक्टिव होती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मीडिएटेड ब्लड प्रेशर एलिवेशन की, और इसको जो है जो ब्लड प्रेशर की जो रिएक्टिविटी है जिसके नतीजे में सिंपैथेटिक आउटफ्लो बढ़ रहा होता है उसको कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प करती है। अच्छा, मेंटल स्ट्रेस के नतीजे में जो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा होता है उसको जो है वो कॉम्बिनेशन में काफ़ी हेल्प मिल जाती है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी डिक्रीज करवा के और कार्डिक आउटपुट इंक्रीज करवा, जो भी चीज़ें, ये जो तमाम चीज़ें हो रही हैं, यानी कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो रहा है और पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है जिसके नतीजे में ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो ये उस चीज़ को भी कंट्रोल करते हैं कंबाइंड अगर इफेक्ट हो रहा है तो। अल्फा ब्लॉकर्स की जो मोनोथेरेपी है वो पेरिफेरल वेजोकंस्ट्रिक्शन जो है वो उसको ही रिस्पॉन्ड करेगा, बाकी हार्ट को नहीं देखेगा अगर आप खाली अल्फा ब्लॉकेज कर रहे हैं। बीटा ब्लॉकेज जो है वो रेस्टिंग बीपी को तो कंट्रोल कर लेता है लेकिन स्ट्रेस इंड्यूस बीपी को इंडिविजुअली कंट्रोल नहीं कर पाता। तो कॉम्बिनेशन जो है मतलब इस तरह से हो रहा है कि जी फॉर एग्जांपल अल्फा ब्लॉकर की मोनोथेरेपी से सिर्फ ब्लड वेसल्स कंट्रोल हो रही हैं, बीटा ब्लॉकर की वजह से सिर्फ रेस्टिंग में काम हो रहा है लेकिन स्ट्रेस इंड्यूस बीपी जो है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा। तो कॉम्बिनेशन जो है वो देखा जाए तो ये उसके हक में ये पॉइंट्स हैं कि कॉम्बिनेशन थेरेपी जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है एज कम्पेयर टू द इंडिविजुअल थेरेपीज। अच्छा, अब अगर आप ये देख लीजिए कि हीमोडायनामिक एंड मेटाबॉलिक इफेक्ट ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स जो हैं वो किस तरह से आ रहे हैं कि हार्ट रेट और मायोकार्डियल ऑक्सीजनेशन, जो ऑक्सीजन डिमांड है वो अगर आप सिंपैथेटिक एक्टिविटी को इनहिबिट कर रहे हैं तो वो गिराएगा, जो कि नॉर्मल सिंपैथेटिक एक्टिविटी में बढ़ रहा होता है। कोरोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस कम हो रही है एज कंपेयर टू एक्साइटेशन जिसमें कोरोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ रही होती है, और हार्ट के जो मसल्स होते हैं उनमें जो ब्लड जा रहा होता है उसमें भी ब्लड प्रेशर राइज कर रहा होता है। बीपी की वेरिएबिलिटी को डिक्रीज करता है, यहाँ पे इंसुलिन की रेजिस्टेंस का एज सच कोई खास रोल नहीं है लेकिन ये इसको भी डिक्रीज कर रहा होता है। अच्छा, इसके अलावा ट्रफ टू पीक जो भी आपके पास जो हार्ट की जो एक्टिविटी जो वो आ रही होती है, यानी जो आपकी जो वेव्स आ रही होती हैं, लाइक आप हम इसमें ईसीजी की वेव्स की बात करेंगे तो ट्रफ से लेके पीक तक की जो रेशो है उसको डिक्रीज करता है अगर इनहिबिशन हो रही है, वरना बड़ी ऊंची वेव्स आ रही होती हैं क्योंकि कार्डियक एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो रही है, तो ऊंची लंबी पीक्स आएंगी जिसके नतीजे में वो बेसिकली वो कर क्या रहा होता है कि ऑक्सीजन की डिमांड भी ज़्यादा कर रहा होता है और मसल्स को फटीग की तरफ भी ज़्यादा लेकर जा रहा होता है, तो उस चीज़ को ब्लॉक करना वो ज़रूरी है। कार्डियक एंड वैस्कुलर प्रोटेक्शन को ये इंक्रीज कर रहा होता है, जबकि अगर सिंपैथेटिक एक्साइटेशन हो रही है तो ऑब्वियसली ये चीज़ डिक्रीज हो रही होती है। अमेरिकन जर्नल ऑफ हाइपरटेंशन का ये आर्टिकल है जिसमें से मैंने ये तमाम डिटेल्स निकाली हैं। फिर अगर आप ये देखें कि जी सिंपैथोलाइटिक जो ड्रग्स हैं और जिसमें ये तमाम की तमाम ड्रग्स मौजूद हैं, हार्ट रेट को प्राजोसिन बढ़ा रही है लेकिन क्लोनिडीन और मिथाइल डोपा डिक्रीज कर रहे हैं, नॉरएपिनेफ्रिन की रिलीज को कम कर रहे हैं। फिर जो नॉरएपिनेफ्रिन का स्पिल है उसको उन्होंने चेक नहीं किया है। और आगे चलते हैं, यहाँ पे भी जो आपकी जो बीटा ब्लॉकर्स हैं इनका भी यही है कि हार्ट रेट को डिक्रीज करें, नॉरएपिनेफ्रिन की रिलीज को डिक्रीज करने हैं, नॉरएपिनेफ्रिन का जो स्पिल है उसको चेक नहीं किया गया है। ठीक है जी, तो ये बेसिकली एक रिसर्च आर्टिकल था जिसमें से ये तमाम चीजें निकाली हैं। बेसिकली आपके पास आपके हैंडआउट्स मौजूद हैं, होपफुली ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, लेकिन कोई चीज अगर प्रॉब्लम करिए तो हम इसको इंशाल्लाह ऑनलाइन सेशन में मजीद डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी and this is all from now from my side for now. Thank you so much for being with me. Allah Hafiz.